बच्चों, मैं मीरा अंबुरे अपने हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संचयन से महादेवी वर्मा जी का जो गिल्लू पाठ है वह सीखेंगे। तो चलो जानते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था। वे छायावाद के प्रसिद्ध कवयित्री थी। उन्होंने कविता के अलावा गद्य, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी वगैरह भी लिखा। वे साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य थी। उनके जीवन काल में उन्होंने महान कवयित्री, प्राचार्य, उपकुलाधिपति तथा स्वतंत्रता सेनानी जैसे अनेक प्रकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा गया है। पाठ की ओर चलते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघुप्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। ये काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दुरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने के अवमानता के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पे सोनजूही जो होता है वह एक पुष्प है, जो पीला पुष्प होता है एक प्रकार का। वह यहाँ पे महादेवी वर्मा जी कहती है कि यहाँ पे आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही एक छोटे जीव का स्मरण होता है। अनायास यानी क्या? अचानक ही उन्हें क्या है, एक छोटा जो जीव था उसकी याद आती है या स्मरण होता है, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा यानी क्या? हरियाली। ये लता यानी क्या? इस लता के जो हरियाली में है वह जो छोटा सा जीव है वह छुपकर बैठता था। फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज क्या है, कहती है लेखिका कि उन्हें क्या है, लघुप्राण की, उस जो छोटे से लघुप्राण की खोज है। लघुप्राण यानी जो छोटा सा जीव है। परंतु यहाँ पर लेखिका क्या कहती है कि वो तो अब तक सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। मतलब वो क्या है, जो छोटा सा जीव था वह अब जीवित नहीं है, अब वह मर चुका है या इस दुनिया में अभी वो हयात नहीं है। तो यहाँ पे लेखिका कहती है कि स्वर्णिम कली के बहाने ऐसे लग रहा है कि वो स्वर्णिम कली के बहाने वह क्या है, ऊपर आ गया है और लेखिका को चौंका रहा है। अचानक क्या होता है कि एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर लेखिका ने क्या देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुएल का जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआछुएल के खेल यानी कैसे? छुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना, ऐसा खेल वो दोनों कौवे खेल रहे हैं। ये काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समदरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। समदरित और अनादरित का अर्थ है विशेष आदर देना या आदर का अभाव यानी तिरस्कार। अनादरित यानी क्या? आदर नहीं होना, आदर का अभाव होना या तिरस्कार करना। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के,
न हंस के, उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। यहाँ पर लेखिका कहती है कि वो लोग जो पितृपक्ष में हम जिस वो हमारे जो पूर्वज है वो क्या बनकर आते हैं, तो वह काक बनकर आते हैं। वो ना मयूर बनकर आते हैं, ना हंस बनकर आते हैं, ना गरुड़ बनकर आते हैं। तो वह क्या करते हैं, वह काक बनकर ही आते हैं या अवतीर्ण होते हैं यानी प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानता के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर लेखिका कहती है कि हमारे दूरस्थ प्रियजनों को क्या करते हैं, आने का मधुर संदेश जो है वह कर्कश आवाज़ में या कर्कश स्वर में ही उनको देना पड़ता है। कटु आवाज़ में, कर्कश यानी क्या, कटु आवाज़ यानी कानों को न भाने वाला। मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकदोये की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अंततः वह नीचे सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अंततः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौसले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सके। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास के में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। यहाँ पर लेखिका का काकपुराण है, वह विवेचन में काकपुराण का विवेचन जो लेखिका कर रही थी उसमें क्या है, बाधा आ पड़ी, क्योंकि लेखिका की नज़र क्या है, गमले के उस दीवार के संधि में छुपे एक जीव पर पड़ी और उस जीव पर लेखिका की नज़र पड़ने के बाद लेखिका ने निकट जाकर देखा तो गिलहरी का जो छोटा सा बच्चा है वह संभवतः क्या है, घोंसले से गिर पड़ा था नीचे, और गिरने के बाद वहाँ पर जो काकद्वय थे यानी जो 2 कौवे थे, वह उस गिलहरी के छोटे से बच्चे को यानी छोटे से जीव को वह अपना आहार या भोजन बनाना चाहते थे। और लेखिका ने देखा कि वह उनके उन काकद्वय के चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। तो अंततः वह जो छोटा सा जो जीव है वह निचेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निचेष्ट सा यानी क्या, बिना किसी हरकत से वह वहाँ पर पड़ा हुआ था। सबने कहा कि अभी इस छोटे से जीव के लिए उन काकद्वय यानी वो 2 कौवे थे, उनके 2 घाव बहुत हो गए हैं उसके लिए, परंतु लेखिका का मन नहीं माना, अभी वो जीवित नहीं बचेगा, ऐसे सब ने कहा। पर लेखिका का मन नहीं माना और लेखिका ने क्या किया, उसे कमरे में उठाकर अपने कमरे में लेकर गई और कमरे में ले जाकर उसे क्या है, दूध पिलाया, उसे मरहम लगाया, उसके घाव को मलहम लगाया और उसे दूध पिलाने की कोशिश की। पर वो दूध पिलाते वक्त वह उसके मुंह से इधर उधर जा रहा था। पर 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसके अच्छे से बूंदे उसके मुंह में गई दूध की, तो वह अच्छा हो गया और अच्छा होने के बाद अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त यानी क्या, वह निश्चित हो गया और वह लेखिका की उंगली पकड़ के उसके जो 2 हाथों से वो पंजों को पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से वो क्या इधर उधर
देखने लगा, यानी वह अब बहुत अच्छे से ठीक हो गया है। तो 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब क्या हुआ, 3-4 मास के बाद, 3-4 माह के बाद उसके स्निग्ध रोए, और स्निग्ध यानी क्या, चिकने चिकने जो रोए हैं, वह झब्बेदार उसकी पूँछ और चंचल चमकीली आंखें सबको क्या करने लगी, आश्चर्यचकित करने लगी, विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अभी यहाँ पे लेखिका कहती है वह गिल्लू एक गिलहरी एक जातिवाचक संज्ञा थी कि वह गिलहरी थी, उसका कोई नाम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जातिवाचक संज्ञा को बदलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसे बदल दिया, यानी उसे गिलहरी से गिल्लू नाम दे दिया। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे तक चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती, उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता है, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध में मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरी खिड़कियाँ की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव का घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया है। यहाँ पर लेखिका कहती है कि जब लेखिका लिखने के लिए बैठती थी तब वह लेखिका के और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता था, और उसकी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वो क्या करता था कि लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेज़ी से उतरता था, और उसका यह दौड़ने का क्रम जो है चलता रहता था। उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुगात यानी क्या, उसका जो छोटा सा शरीर जो है वह लिफाफे के अंदर पूरा भीतर बैठ जाता या बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी क्या हो जाता था कि घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़े रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से वो लेखिका जो काम करती थी या उनका कार्यकलाप है वो देखा करता था। भूख लगने पर वह चिक चिक करके उनको सूचना देता था कि मुझे भूख लगी है, और वो फिर उसे काजू और बिस्कुट मिल जाते थे, और उसी स्थिति में वह लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे क्या
कुतरता रहता था या खाता रहता था। फिर गिल्लू क्या करता था कि गिल्लू का जीवन का प्रथम बसंत आया तो नीम चमेली गंध जो है वो कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरी जो है खिड़की के जाली के पास आकर चिक करने लगी। तो न जाने कि क्या कहती थी वह आकर। तो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे भी बाहर भेजना चाहिए या इसे मुक्त करना चाहिए। तो लेखिका ने उसे उस जाली के कीले निकालकर एक कोना खोल दिया ताकि उसको बाहर आने जाने के लिए उसको मार्ग खुला सके और वो बाहर जाए। बाहर जाने पर सचमुच ही वो क्या हो गई, मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव का घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक समस्या ही थी। यहाँ पे लेखिका को डर भी लगता था कि वो उसे ऐसे छोड़ना भी, कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर जाकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया है। यहाँ पे अभी लेखिका कहती है कि आवश्यक कागज पत्रों के कारण लेखिका का हमेशा बाहर जाने के बाद कमरा जो बंद रहता था। तो कॉलेज से लौटने के आने के बाद जो कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, लेखिका ने भीतर पैर रखा, तो वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से क्या करती थी, आकर लेखिका के पैर के पास या सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाता था जो गिल्लू है। तब से यह नित्य क्रम उसका हो गया कि जब लेखिका आती थी तो वो क्या करता था, उनके आगे पीछे करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुनट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की किस्मत हुई ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन के दीवार बरामदे पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी बरामदे पे पहुंच जाता और मैं थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे का देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैं उसके झूले की सफाई की मैंने तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका हटने के समान लगता था। यहाँ पर लेखिका कहती है कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी क्या करता था, खिड़की की खुली जाली पर बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड में वह नेता बनकर घूमता था और उछलता कूदता रहता था और जब ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था।
लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में वह छिप जाता था, कभी चुनट में, तो कभी सोंजू के पत्तियों में वह छुप जाता था और लेखिका को चौंका देता था। उसके बाद वह पशु पक्षी मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है। लेखिका कहती है कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत नहीं होती थी या हिम्मत नहीं हुई थी। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता है कि किसी ने उसके थाली में खाया। पर गिल्लू क्या है, इन सब में अपवाद है। सामान्य अपवाद यानी क्या, सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला। अपवाद था वह कि जैसे ही खाने के कमरे में वह पहुंचती थी तो वह क्या करता था, खिड़की निकालकर आंगन की दीवार बरामदा पर करके मेज़ पर क्या करता था, पहुंच जाता था और मेरी थाली में बैठकर वह मेरे थाली में ही बैठ जाना चाहता था। पर मैंने उसको क्या किया, अपने पास बिठाना सिखाया और थाली में से एक एक चावल का दाना खाना सिखाया। काजू उसका क्या है, सबसे प्रिय खाद्य था, यानी उसका जो भोजन था, खाद्य यानी भोजन जो था वह काजू था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों को वह लेना बंद कर देता था, यानी उसका पसंदीदा वह खाना था और ऐसे ही वो झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच क्या हो गया, मोटर दुर्घटना यानी एक्सीडेंट हो गया लेखिका का। मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन वह अस्पताल में रहना पड़ा। तो उन दिनों जब उनके कमरे के दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता था। तो वो समझ जाता था कि अपने घर में यह लेखिका नहीं है, कोई और आया है, तो वह नीचे आकर फिर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। घोंसले यानी उसकी रहने की जगह। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने देखा कि उसके काजू जो है वैसे के वैसे उसके झूले में पड़े थे, उन्होंने वहाँ पर साफ़ सफाई की तो उनको पता चला कि इसने बहुत दिनों से ये काजू जो है नहीं खाए या वो कम खाता था, अपना जो भोजन है वो कम करता था। यह बात लेखिका के समझ में वह आई। जब लेखिका की तबीयत ठीक नहीं थी या वो अस्वस्थ थी तब वह क्या करता था, उनके तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे मुन्ने पंजों से सिर को, बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता था कि ऐसा लगता था कि वह एक परिचारिका है। जब वह हट जाता था तो ऐसा लगता था कि वो सेविका जो है, परिचारिका है, वह हट गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता था न अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वतः नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलोरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंततः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। यहाँ पर गर्मियों में जब दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वतः नया उपाय खोज निकाला था। वह जो लेखिका के पास सुराही थी वो वहाँ पर लेट जाता था। इस प्रकार समीप भी रहता था और उसे ठंडक भी मिलती थी और वह ठंडा भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष तक ही होती है, उससे अधिक नहीं होती। अंततः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया।
रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया, यानी लेखिका के बिस्तर पर आया, और लेखिका बता रही कि ठंडे पंजों से वह क्या है, वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया था उनकी, जिसने उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। मरणासन्न स्थिति यानी जिसकी मृत्यु निकट हो, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ। पंजे इतने उसके ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर क्या किया, हीटर लगाया, और हीटर लगाने के बाद उष्णता देने का प्रयत्न किया, यानी उसे गर्मी पहुंचाने का प्रयास किया लेखिका ने, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी उसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पर चिक-चिक करती ही रहती है और सोनजुई पर बसंत आता ही रहता है। अभी यहाँ पर उसकी मृत्यु होने के बाद लेखिका ने क्या किया कि वह झूला है उसका जो था वह उतार दिया, और उन्होंने वो खिड़की जो है जाली बंद कर दी। बंद करने के बाद भी वह गिलहरियों की नई नई पीढ़ी यानी दूसरी गिलहरियाँ जो आती ही रहती थी और चिक चिक करती थी, और बसंत भी आता ही रहता था, क्योंकि बसंत है तो हर साल आता ही रहेगा और आता ही रहता था। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए भी कि उस लघुगाथ का किसी वासंती दिन जूही के बेताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। यहाँ पर लेखिका कहती ही कि सोनजूही की लता के नीचे उसे समाधि दी गई, यानी उसे वहीं पे दफनाया गया या समाधि दी गई, क्योंकि लेखिका को ये आशा थी कि वह लता जो थी सोनजूही की वो उसे अधिक प्रिय थी, बहुत प्रिय थी उसे, और उस लघुगाथ का यानी वो छोटे से जीव का जो है वासंती दिन यानी जूही के पीताम्बर छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास किसे लेखिका को संतोष देता था या समाधान देता था। पीताम्बर यानी पीले रंग का जो फूल है वह। तो लेखिका ने जो गिल्लू नामक गिलहरी जो है होती है उसकी यहाँ पे जो उसकी जीवन की जो गाथा है वो बताई है, उसे उस किस तरह से लेखिका को उसकी याद आती है यह बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा। धन्यवाद।